हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाला कारक। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का आपको हमने डिफरेंशियल रेट ऑफ लिखने का तरीका हमने बताया है। आज बताएंगे कि वह अभिक्रिया वेग किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बेटा 6 कारक हैं। पहला है अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा है अभिकारक की सांद्रता पर यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है सरफेस एरिया पे निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट है कैटलिस्ट पे निर्भर करता है। और छठवां पॉइंट है प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। तो हम इस 6 पॉइंट को एक एक करके आपको बताएंगे। पहला है अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। इस पे किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो नेचर का मतलब ये हुआ कि हम इसको 2 भाग में बांट के लिख सकते हैं। एक हो सकता है फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। फिजिकल नेचर में आपका होगा गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रहा है कि लिक्विड स्टेट में हो रहा है कि सॉलिड स्टेट में हो रहा है। और दूसरा है केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति। तो रासायनिक प्रकृति का मतलब ये है कि जब भी अभिक्रिया होती है तो रिएक्टेंट में जो अभिकारक होते हैं उसके बंध सहसंयोजी बंध टूटते हैं और नया बंध का निर्माण होता है। तो वह बंध पे निर्भर करता है कि हमारी अभिक्रिया की वेग किस प्रकार से बढ़ेगी कि घटेगी। तो पहले गैस लिक्विड सॉलिड स्टेट भौतिक प्रकृति में देखिए। तो ये जनरल आइडिया है कि अभिक्रिया का वेग यदि अभिकारक गैसीय प्रकृति का है तो तेज होगी, अगर जलीय प्रकृति का है यानी जल में रिएक्शन कराया जा रहा है तो अभिक्रिया की स्पीड धीमी होगी, और यदि सॉलिड स्टेट में है तो अभिक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। रासायनिक प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, NO है प्लस O2 है, ये बनाता है 2NO2। इसी प्रकार का एक रिएक्शन है CO प्लस O2 2CO2। ये अभिक्रिया बेटा फास्ट होती है और ये अभिक्रिया स्लो होती है, जबकि देखने में दोनों सेम दिख रहे हैं कि NO यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से। ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो गैसीय अवस्था में होने पे भी दोनों का अभिक्रिया की गति तो तेज है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकृति पे निर्भर करता है। ये तो रिएक्टेंट की प्रकृति हमने बताया। उत्पाद की प्रकृति के लिए एक एग्जाम्पल्स आप देखिए, स्ट्रीफिकेशन ऑफ ईस्टर, जैसे CH3 COO C2H5 है। इसका जब हम स्ट्रीफिकेशन करते हैं H2O की उपस्थिति में तो बनता है ये CH3 COOH प्लस C2H5OH। प्रारंभ में अभिक्रिया की गति धीमी होती है, लेकिन ज्यों ही एसिटिक एसिड बनता है यह इस अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, H+ देता है और इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अभिकारक भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि उत्पाद भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा और घटा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है बेटा सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से निर्भर करता है। सांद्रता के बारे में अभी और डिटेल में बताया जाएगा। वेग नियम जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन सांद्रता के किस घात पे निर्भर करता है, ये भी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ एक जनरल बताना है कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया का वेग
सांद्रता पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो हम जब भी कोई मान लो एक अभिक्रिया R है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो समय के साथ शुरुआत में केवल रिएक्टेंट होगा और बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रारंभ में अभिक्रिया पूरी तरह रिएक्टेंट पे निर्भर होती है और यह सीधा समानुपाती होती है। जो रेट होता है सीधा समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ R। तो प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग चूंकि रिएक्टेंट के सीधा समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया की वेग तेज होती है, अभिक्रिया की वेग तीव्र होती है और समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिक्रिया का वेग घटता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती है। ये हमने आपको दिखाया था कि रिएक्टेंट जो है ऐसे घटेगा और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट घटता जाता है तो अभिक्रिया प्रारंभ में तेज होगी और बाद में धीमे धीमे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, धीमा होता जाता है। तो ये हुआ अभिकारक की सांद्रता। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। ताप टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है। किसी भी अपक्रिया का वेग जब आप ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ये प्रायः देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे अपक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि K है, यदि हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें और K 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है जो सामान्य टेम्परेचर माना जाता है। यदि हम 10 डिग्री बढ़ा के देखें तो हम देखते हैं कि इसका मान लगभग 2 से 3 गुना तक आता है। अर्थात जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो जो रेट कांस्टेंट है उसका मान 2 से 3 गुना बढ़ गया, यानी 25 की तुलना में K 35 पे अपक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इस कोफिशिएंट को, ये जो अनुपात है, इसको हम कहते हैं ताप गुणांक। क्या कहते हैं, ताप गुणांक। तो अपक्रिया का वेग चाहे वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, इस पे निर्भर नहीं करता। अपक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे 2 से 3 गुना 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे बढ़ जाता है। तो चौथा पॉइंट आइए, कैटलिस्ट। आप जानते हैं कैटलिस्ट जो है अपक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है, घटा भी दे सकता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और यदि निगेटिव कैटलिस्ट है तो अपक्रिया के वेग को घटा देगा। तो निर्भर करता है कि किस प्रकार का कैटलिस्ट यूज किया गया है। तो यदि उत्प्रेरक धनात्मक है तो अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और यदि ऋणात्मक है तो अपक्रिया का वेग घट जाएगा। पांचवा पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, जब अभी हमने पहला बताया था कि रिएक्टेंट में गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो यदि हम सॉलिड स्टेट में ही सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यदि सरफेस एरिया का मान बढ़ जाए तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यदि आप देखिए एक कोई पदार्थ है या लकड़ी का गुटका है, यदि लकड़ी का गुटका एक बहुत बड़ा लॉग है, यदि आप उसको छोटे छोटे बारीक बुरादों में कर देंगे तो उसके जलने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार से कोई भी ठोस पदार्थ है, यदि आप उसका किसी से भी रिएक्शन कराते हैं तो उसका रिएक्शन, और यदि वह फाइनली डिवाइडेड हो यानी छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाए तो, और ये पूरा सॉलिड मटेरियल है, तो इसका रेट जो होगा फास्ट होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। यानी अपक्रिया का वेग जब वो फाइनली डिवाइडेड है यानी छोटे छोटे कणों में है तो अपक्रिया का वेग तीव्र होगा, और यदि वह सॉलिड एक लंप है, एक पूरा पूरा टुकड़ा है, तो अपक्रिया का वेग स्लो होगा। छठवां पॉइंट जो है अंतिम, लाइट का प्रभाव। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं
जो सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। जैसे H2 + Cl2 ये 2HCl में कन्वर्ट होता है। तो यदि सनलाइट मिलती है तो यह अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। आप पौधों का भी जानते हैं कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, तो लाइट का वहाँ पे प्रभाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइट के प्रभाव से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप आइए वेग नियम एवं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ, और ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको आप रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर इसकी उपयोगिता है। देखिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है और वेग नियम क्या है, दोनों को आपको समझना है और उसके बाद तब आप कोटि को डिफाइन करेंगे। तो हम ले लेते हैं, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, 2NO + O2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। और एक रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए ले लिए N2O5, ये कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 + O2 में। पहले समझ लीजिए, उसके बाद वेग नियम आसानी से समझ में आएगा। इस रिएक्शन में हम पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा रहे हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बताता है कि किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग जो एक्टिव मास होते हैं, सक्रिय द्रव्यमान होते हैं, उनके गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। अभिकारक जितने भाग लेंगे उनके गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो इस रिएक्शन में जब आप द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा के लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम सीधे सीधे फॉरवर्ड रिएक्शन न लिख के रेट लिख रहे हैं, तो R बराबर हो जाएगा K, NO 2 बार आया है तो हो जाएगा NO का स्क्वायर, इसको एक्टिव मास कहते हैं, और O2। इस रिएक्शन के लिए आप जब लिखेंगे R तो ये हो जाएगा R बराबर K, N2O5 2 बार आया है तो N2O5 स्क्वायर। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से हमने लिख दिया, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ये क्या है? ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक रूप से जो रिएक्टेंट होते हैं उनके गुणनफल पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है, तो हमने लिख दिया। लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी तो जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है वह प्रयोग द्वारा भी यही आता है और कभी कभी बदल जाता है। हम कैसे प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग क्या किए, हम एक कंसंट्रेशन को स्थिर कर दिए, हमने NO का कंसंट्रेशन NO स्थिर कर दिया कांस्टेंट, और K कांस्टेंट है। O2 के कंसंट्रेशन को हमने क्या कह दिया, दुगुना कह दिया, डबल, दुगुना। जब हमने O2 का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो हम देखते हैं कि रेट जो है R जो है R डैश वह 2R हो जाती है। क्या हो जाती है? 2R। तो हम निष्कर्ष निकालें कि प्रायोगिक रूप से R जो है O2 के एक घात पे निर्भर है, क्योंकि जब इसको हमने डबल किया तो रेट का मान डबल हो गया। पुनः हम जब देखते हैं, अब O2 को कांस्टेंट कर दीजिए और NO के कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, तो NO का कंसंट्रेशन अब डबल कर दीजिए। NO का कंसंट्रेशन प्रारंभिक NO है, अब इसको बढ़ा के 2NO कर दीजिए और O2 को स्थिर करिए। O2 वही है स्थिर, तो O2 ओके स्थिर हो गया बेटा। तो रेट जो होती है, हमने देखा प्रायोगिक रूप से कि रेट जो है 4 गुनी हो गई। रेट जो हो गया R डबल डैश जो है
वह 4 टाइम्स आर हो गया, यानी इस रेट का 4 गुना हो गया। इसका मतलब हुआ है आर डबल डैश किसके, यन्नो के स्क्वायर के। यहाँ आर डैश, ये चूंकि दोनों एक ही अवक्रिया को ये इंडिकेट करता है, तो यानी इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो हो जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यन्नो स्क्वायर O2, या आर बराबर के यन्नो स्क्वायर O2। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं इस N2O5 का कंसंट्रेशन हम दुगुना कर देते हैं, तो देखते हैं कि रेट जो है केवल 2 गुना हुआ, दुगुना सांद्रता कर दिया। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि रेट जो है वह 2 गुना ही बढ़ती है, दुगुना ही होती है, दुगुना होती है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आर डैश प्रयोग द्वारा हम देख रहे हैं कि ये K और N2O5 को जब हमने दुगुना किया तो होना चाहिए कितना, 4 गुना होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि N2O5 केवल 2 गुना हुआ, यानी R डैश बराबर हो गया 2R। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ये R जो है एक्सपेरिमेंटली जो है N2O5 के घात पे निर्भर है, यानी R बराबर K N2O5। यही वेग नियम है, ये वेग नियम है, इसी को वेग नियम यहाँ पे कहते हैं। ये एक इक्वेशन है, ये एक गणितीय इक्वेशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वेग नियम क्या बताता है, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया जाता है कि ये जो है यहाँ पे आपने केवल इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से रेट लिखा, जो कि थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। जब आपने एक्सपेरिमेंटल देखा तो जो रेट आप द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिखे वही आपका एक्सपेरिमेंटल भी हुआ। तो दोनों यहाँ वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यानी NO के आर्डर यहाँ 2, O2 का आर्डर 1, जो कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आर्डर 1 हुआ और जबकि थ्योरेटिकल क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए कि कोई आवश्यक नहीं है कि वेग नियम जो थ्योरेटिकल वैल्यू बताए उसके बराबर हो, तो ये बदल भी सकता है और सेम भी आ सकता है। मान लीजिए जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB CC प्लस DD। तो इसके लिए जब आप द्रव्य अनुपाती क्रिया से लिखे लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो रेट बराबर आपने लिख दिया K। A जो है A टाइम्स आया है, तो A के कंसंट्रेशन को A और B के कंसंट्रेशन को B। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया बाय एक्सपेरिमेंट, हमने देखा कि रेट जो है वह K और A का A पावर न होके A का पावर X और B के पावर Y पे निर्भर कर रही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है A के सापेक्ष आर्डर क्या हुआ, X, और B के सापेक्ष आर्डर क्या हुआ, Y। टोटल आर्डर क्या हुआ, टोटल आर्डर ऑफ रिएक्शन X प्लस Y, इसी को हम N मान सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो आर्डर हुआ वह N हुआ, जो कि एक्सपेरिमेंटल निर्भर करता है X Y A और B के X बराबर भी हो सकता है A के और नहीं भी बराबर हो सकता है। उसी प्रकार से
y b के बराबर भी हो सकता है, y बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो जो हमारा ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये एक प्रकार से अपर लिमिट को व्यक्त करता है, यानी अधिक से अधिक बराबर हो सकता है। नहीं तो सदैव क्या होता है, प्रायः पाया गया कि घातांक जो होता है a और b से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इसको हम कहते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जहाँ पे यह रेट a के सापेक्ष x आर्डर का है, b के सापेक्ष y आर्डर का है, और टोटल आर्डर ऑफ रिएक्शन जो है n है। और जो यहाँ पे ये k है, इस k को हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी का एक नाम है रेट कांस्टेंट, और एक तीसरा भी नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहीं से बेटा आर्डर ऑफ रिएक्शन हम अभी आपको डिफाइन करेंगे कि किसी रिएक्शन का आर्डर क्या होता है, और यहीं से आपको डिफाइन होगा कि k का वैल्यू क्या होता है। k की वैल्यू बदलती रहती है। k जो है ये वेग स्थिरांक है, ये कब बराबर होगा r के, यदि a और b को 1 कर दिया जाए। अब k को डिफाइन कर लीजिए, k बराबर हो जाएगा r, इसकी वैल्यू बराबर होगी, यूनिट नहीं बराबर होगा, k बराबर r यदि a बराबर b बराबर 1। जब अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान का मान एकांक होता है, यानी 1 मोल पर लीटर होता है, तो वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। ये मान बराबर होता है, यूनिट बराबर नहीं होगा। अब हम आइए यूनिट कैसे निकलेगा, यानी k का मान विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न विभिन्न यूनिट रखेगा। जैसे आपने यहाँ से देख लिया कि R बराबर, अब हम लिख सकते हैं k कंसंट्रेशन का पावर n। तो अब इस k का वैल्यू चूंकि n पे निर्भर कर रहा है, n क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस k की यूनिट जो हो जाएगी, k का यूनिट R की यूनिट भागे कंसंट्रेशन का यूनिट। R की यूनिट जो होती है वह होती है कंसंट्रेशन बटे टाइम, और इसकी यूनिट हो गई कंसंट्रेशन घाते n। n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम माइनस 1। अब n की आप डिफरेंट वैल्यू रख दीजिए, k के आपको डिफरेंट मान आ जाएंगे। यदि k 0 ऑर्डर के लिए लिखना हो यूनिट, तो k बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना हो k1, तो ये हो जाएगा केवल टाइम का इनवर्स, क्योंकि ये 1 माइनस n 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। k2 लिखना हो तो इसका मात्रक हो जाएगा कंसंट्रेशन -1 टाइम का इनवर्स, और k3 लिखना हो बेटा तो कंसंट्रेशन -2 टाइम का -1। कंसंट्रेशन को आप दो तरह से व्यक्त करते हैं, हमने पहले बताया है कि यदि जली विलयन है तो आप लिखेंगे मोल पर लीटर और टाइम का -1। टाइम यहाँ मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। k1 ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये 0 ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। यदि आप जली विलयन में लिए तो मोल पर लीटर टाइम, यदि आप गैसीय अवस्था में लेंगे तो कंसंट्रेशन का मान वहाँ पे हो जाएगा atm और टाइम इनवर्स। ये गैसीय अवस्था में, ये जलीय अवस्था में। उसी प्रकार से
चाहे आप K1 का मान चाहे आप जली विलयन में लें चाहे गैसीय अवस्था में लें, केवल समय का इन्वर्स होता है, टाइम का इन्वर्स। इसका मान उल्टा हो जाएगा, लीटर पर मोल टाइम का इन्वर्स। इसका इतना ज़्यादा यूज है कि हम कभी कभी केवल K1 की वैल्यू देख के ही हम बता देते हैं कि अभिक्रिया की कोट क्या है। जैसे हम केवल K1 की वैल्यू दे दें कि एक अभिक्रिया है जिसका K1 मान लीजिए 2 × 10⁻³ मिनट है, मिनट इन्वर्स है, तो बताइए कि अभिक्रिया की कोट क्या है। तो आप इस यूनिट को देख के बता देंगे कि अभिक्रिया की कोट क्या है, 1 है। अगर यूनिट 0 ऑर्डर वाला है, यदि हम दे दें कि K का मान 5 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स है, तो बताइए अभिक्रिया की कोट क्या है। तो अभिक्रिया बेटा 0 ऑर्डर का होगा, क्योंकि इस यूनिट से हम पकड़ ले रहे हैं कि मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स 0 ऑर्डर के लिए यूनिट का मान होता है। तो इस प्रकार से इसका हम उपयोग करते हैं। K का मान किन किन फैक्टर पे निर्भर करता है, इसको देख लीजिए। तो पहला ये है कि K का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, यानी सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट है, अभी आपको हमने बताया कि ताप बढ़ाने पे K का मान 2 से 3 गुना हो जाता है, तो ताप बढ़ाने पर K का मान बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, अभी आपने देखा यूनिट का मान ऑर्डर पे निर्भर करता है, तो n के मान पे निर्भर करता है, तो डिफरेंट अभिक्रिया के लिए K का मान डिफरेंट होगा। K का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, कोटि माने n पर निर्भर करता है। अतः शून्य के लिए अलग K का मान होगा, प्रथम कोटि के लिए अलग मान होगा, द्वितीय कोटि के लिए अलग मान होगा, सबके लिए K का मान अलग होगा। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए, किसी अभिक्रिया का K का मान जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का रेट उतना ही अधिक होगा। न्यूमेरिकल देखिए, एक R है पहला, R चेंज हो रहा है P में, और यदि आपको ये दिया है कि हम R को दुगना कर रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता को दुगना करने पे वेग 4 गुना हो जाता है, यानी वेग जो प्रारंभिक वेग है, अभिकारक की सांद्रता पहले मान लीजिए R बराबर A है, आपने R का मान 2A कर दिया, तो वेलोसिटी यदि A पे R है तो यहाँ पे वेलोसिटी कह रहा है कि 4R है, तो सीधा सीधा अनुपात आपको दिख रहा है। रेट R बराबर आप मान लीजिए K R का पावर n है। पहले इस डाटा से आप लिख सकते हैं R बराबर K A पावर n। पुनः जब हम अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया तो 4R, ये समीकरण 1, K वही रहेगा क्योंकि सेम अभिक्रिया है, और 2A पावर n, यानी हो गया 2 पावर n K A पावर n 4R। तो आप समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो आएगा 4 बराबर हो गया 2 पावर n, तो 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 पावर n, तो यहाँ से आप n बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये R बराबर है K × R का स्क्वायर,
तभी आप जब रिएक्टेंट को दुगुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना। इसी प्रकार से एक सवाल और दिया है कि 2x जो है चेंज हो रहा है x2 में। यदि आप x के कंसंट्रेशन को, x की सांद्रता को बढ़ा के 3 गुना कर दीजिए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ के 27 गुना हो जाता है, यानी 27 R हो जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी वेग नियम आप इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप मान लीजिए कि R बराबर है के x का पावर n पे निर्भर कर रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, तो ये समीकरण 1 हो गया। आप सांद्रता को बढ़ा दिए, 3 गुना कर दीजिए के 3x पावर n, तो ये R बराबर हो गया 27 R। दो को 1 से भाग दे दीजिए तो R का मान हो जाए, यहाँ हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा, k से k कट गया, x पावर n कट गया, 3 पावर n, तो इसको लिखेंगे 3 पावर 3 बराबर 3 पावर n, तो n बराबर हो गया 3 गुना। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल पूछे जाते हैं और NCERT में कई वेग समीकरण दिए हुए हैं और पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोट क्या है। जैसे हम देखिए, एक समीकरण लिख दें कि रेट बराबर के a पावर 3/2 b पावर -1/2। अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो टोटल अभिक्रिया की कोटि जो होगी इन दोनों के घात को जोड़ देंगे तो n बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस -1/2, तो 1 आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि a के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि क्या है तो 3/2 और b के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि क्या है -1/2। तो ये एक्सपेरिमेंटल ही निकाला जा सकता है, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे ये रिएक्शन मान लीजिए है N2 प्लस 3H2 2NH3, तो आप इस अभिक्रिया को देख के अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल दिया है कि रेट बराबर हम आपको दे दें कि N2H2, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि N2 पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। तो ये एक्सपेरिमेंटल ही निकाला जाता है। एक सवाल और देख लीजिए जिसमें अभिकारक 2 हो। मान लीजिए A प्लस B, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। A का कंसंट्रेशन दिया है, B का दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। मान लीजिए ये 0.1 मोल है, ये इनिशियल 0.2 मोल लिया गया, तो अभिक्रिया का वेग 2 × 10⁻³ यहाँ मोल पर लीटर सेकंड मान लीजिए है। अब इस अभिक्रिया A का कंसंट्रेशन वही रहने दीजिए 0.1, इसके कंसंट्रेशन को हम 4 गुना कर दिए तो हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाता है, 8 × 10⁻³ हो गया। पुनः B के कंसंट्रेशन को सामान्य रखिए, कांस्टेंट रखिए 0.2 और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए 0.2 हो गया। तब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग 4 × 10⁻³ हो गया। तो अब पूछा जाए कि अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखिए, 2 चीज़ लिखिए, वेग नियम और दूसरा कोटि लिखिए, अभिक्रिया की कोटि लिखिए। तो बेटा वेग नियम लिखने के अब इसके 2 तरीके हैं हल करने के। एक तो बाई ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं और दूसरा इक्वेशन बना के। तो पहले आप देखिए फर्स्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन से। फर्स्ट मेथड हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में ये कांस्टेंट है और ये केवल B पे निर्भर कर रहा है। B पे जब 2 गुना किया गया तो ये 4 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ
कि रेट ऑफ रिएक्शन R जो है B के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि जब आप B का कंसंट्रेशन दुगुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुना हो गया स्पीड। रेट किस पे निर्भर कर रहा है? B के स्क्वायर पे। इसी प्रकार से पहले और तीसरे डाटा में देखिए 0.2 समान है, तो अब केवल इस पे निर्भरता है। 0.1 से बढ़ा के जब हम 0.2 किए तो अवक्रिया का वेग 2 गुना हो गया। तो जब हम रिएक्टेंट 2 गुना किए तो अवक्रिया का वेग भी क्या हो गया? 2 गुना हो गया। यानी R जो है A के सीधा समानुपाती है, यानी एक घात पे निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से R बराबर हो गया टोटल रेट रिएक्शन के A इंटू बी स्क्वायर। तो यदि आपसे आर्डर पूछा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने ये वेग नियम लिखा। इस वेग नियम पे जो घात है वही क्या हो जाएगी? आर्डर। n बराबर हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 = 3। तो ये बाई ऑब्जर्वेशन सीधे सीधे टेबल से हमने देख लिया। दूसरा इसको लगाने का तरीका जो है, आप इक्वेशन लिखिए। R बराबर है के A का पावर मान लीजिए x है और B का पावर y। तो अब इस पे आप 3 समीकरण बनाएंगे। पहले समीकरण में हुआ 2 × 10⁻³ के A का मान 0.1 x और B का मान 0.2 y। दूसरे डाटा से आप एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे 8 × 10⁻³ बराबर के 0.1 का x और 0.4 का y। ये समीकरण 1, समीकरण 2। इसी प्रकार से तीसरे समीकरण से आप बना लेंगे 4 × 10⁻³ बराबर के 0.2 x 0.2 y। अब आप भाग देंगे, यहाँ पे ये 0.1 x ये भाग देंगे तो कट जाएगा, k से k कट जाएगा। 0.4 ऊपर ले लीजिए, 0.2 नीचे। तो जब 2/1 करेंगे, 2/1 तो आपको प्राप्त होगा 4 बराबर प्राप्त होगा, ऊपर 0.4 नीचे 0.2 y। तो ये 2 का पावर y, तो 2 पावर y बराबर 2 पावर 2, तो y बराबर 2। इसका मतलब यहाँ y के स्थान पे क्या आ गया? 2। उसी प्रकार से जब आप 3 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, 3 भागे 1 करेंगे तो आएगा 2, और दूसरी तरफ आएगा 2 पावर x। तो यहाँ 2 पावर 1 है तो x बराबर हो गया 1, तो यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपने बाई ऑब्जर्वेशन निकाला वही चीज़ मैथमेटिकल भी निकला। तो इस प्रकार से कोटि हो गया 3। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है पूरी तरह, और जो वेग नियम है वह एक्सपेरिमेंटल है। तो आप एक्सपेरिमेंटल से ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे, और इसके बाद आपको कोट और मॉलिक्यूलरिटी बताई जाएगी। धन्यवाद बेटा।